माय डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। और आज जो है सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ साथियों, देखिए ऑब्जेक्टिव का कोई जो है परफेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, वो किसी भी रूप में जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे हम लोग आज जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं किसके ऊपर, मेंटल हेल्थ नर्स। प्रश्न है अहम। अहम क्या है, ईगो क्या होता है। तो ईगो जो है आपका चेतन मन का केंद्र होता है। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे कि ईगो जो होता है यह जो है कॉन्शियस जो होता है उसका सेंटर होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है कि पहली साइकेट्रिक नर्सिंग पुस्तक लिखी, मतलब जो है पहली जो साइकेट्रिक जो है पुस्तक किसने लिखी, पहली जो मानसिक किताब किसने लिखी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, नैले ने, फिने ने, मैक्सवेल ने, किसने लिखी। तो नैले ने जो है पहली साइकेट्रिक बुक पुस्तक लिखी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, नया न्यू इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पारित हुआ, मतलब कब पारित हुआ। न्यू इंडियन मेंटल हेल्थ 1952 में, 82 में, 1987 में, 1988 में। तो जो न्यू मेंटल हेल्थ है इंडियन, ये आपका 1987 में पारित हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा कि इंडियन लुनेसी एक्ट कब लागू हुआ। देखिए जो मानसिक अस्पताल जो कानून है कब लागू हुआ, लुनेसी एक्ट 1912 में, 30 में, 18 में, 24 में। तो 1922 जो है राइट आंसर होगा इंडियन लुनेसी एक्ट का। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, फिलअप में पूछ देगा कि इंडियन लुनेसी एक्ट जो है डैश डैश में लागू हुआ। तो 1912 में लागू हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसी बाह्य, मतलब बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लेना क्या कहलाता है। देखिए अब मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी बाह्य वस्तु का गलत पहचान करना क्या कहलाता है, वो आपका भ्रांतियाँ कहलाता है। तो और भ्रम क्या होता है, तो भ्रम में जो है उस जगह पर जो है वस्तु वास्तविक नहीं उपस्थित होता है, बट भ्रम होता है कि वो वस्तु उपस्थित है, तो भ्रम होता है। ठीक है। भ्रांतियाँ होता है कि कोई भी चीज़ों का गलत पहचान कर लेना अथवा गलत अर्थ निकालना, यही भ्रांतियाँ कहलाता है। जैसे रस्सी को जो है सांप के सांप मानना। ठीक है। ये आपका भ्रांतियाँ होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नींद में चलना को क्या कहते हैं। देखिएगा नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं। देखिएगा कि नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं। तो कोई व्यक्ति नींद में रहता है ना, तो नींद में सोचता है कि नींद में जो है गलत गलत सपना देखता है, लगता है कि उसको सामने जो है भूत है, लगता है उसको कि सामने कुछ जो है उसको घटना होने वाला है। तो नींद में जो भ्रम होता है वह एक प्रकार के क्या होता है, हिप्नोगोनिक भ्रम होता है। क्या होता है, हिप्नोगोनिक भ्रम होता है। मान लीजिए ना कि जो सपना में आप स्वप्न देखते हैं, नींद के समय जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न रियलिटी नहीं होता है, वो आपके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, बट वो जो है आप उसको बिल्कुल हकीकत दिखता है कि एकदम सपना जो देख रहे हैं रियलिटी हो रहा है। और यही जो है आपका होता है भ्रम होता है। समझ गए कि रियलिटी वैसा नहीं हो लेकिन फिर भी हमें रियलिटी लगता है, तो ये आपका भ्रम होता है। और ये जो है हिप्नोगोनिक भ्रम होता है। क्या चीज़, हिप्नोगोगिक भ्रम होता है। समझ गए। चलिए देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि मिर्गी एपिलेप्सी का दूसरा नाम क्या है, कन्वल्सन, फिट्स, सीजर, उपरोक्त सभी। तो देखिए एपिलेप्सी सीजर का ही मतलब होता है दौरा पड़ना, फिट्स आना, और कन्वल्सन मिर्गी, ये सब जो है आपका एपिलेप्सी का ही दूसरा नाम है। और ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर आपसे एपिलेप्सी पूछ देगा 5 नंबर में लिखने के लिए मिर्गी दौरा मिर्गी के बारे में, तो समझ लीजिए दौरा भी वही है, फिट भी वही है, कन्वल्सन भी वही है। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम होता है। समझ गए। एक जो मनोरोग चिकित्सक होता है सर्वप्रथम क्या होता है, सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, डाइटिशियन हो जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो देखिए जो एक साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं मेंटल हेल्थ वाले, वो सबसे पहले जो है एक फिजिशियन होते हैं। ठीक है। वो जो है सबसे पहले एक फिजिशियन होते हैं, फिर चल के जो है मनोरोग चिकित्सक बनते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ। देखिए भारत में राष्ट्रीय नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP जो है कब हुआ, 1980 में, 82 में, 84 में, 87 में। तो भारत में जो है यह 1982 में जो है लागू हुआ। ठीक है। उसके बाद न्यू मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का बात करेगा तो कब होगा, 1987 में होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं
नेक्स्ट है रोगी में विचार शून्यता पाया जाता है। देखिए रोगी में जो है विचार शून्यता मतलब जो विचार है, जो थॉट है, बिल्कुल प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। मन जो है खंड खंड विभाजित हो जाता है, जिससे मन में बेचैनी, डर, चिंता सताने लगता है। और यही जो है आपका होता है क्या चीज़, सिजोफ्रेनिया होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बहुत अधिक नींद आना क्या कहलाता है। तो देखिए इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया, नाइटमेयर, हाइपोसोमनिया। ठीक है, हाइपो मतलब तो कम हो जाएगा, हाइपर मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक नींद आना मतलब हाइपरसोमनिया। ठीक है, हाइपरसोमनिया इज द राइट आंसर, मतलब बहुत अधिक नींद आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। आईएनसी ने साइकेट्रिक नर्सिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया, मतलब जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है अपना, ये आईएनसी ने अपने को कब जो है साइकेट्रिक नर्सिंग को पाठ्यक्रम में मतलब पढ़ने के लिए नर्सिंग को कब शामिल किया। तो ये जो है 1948 में किया, या 50 में किया, या 47 में किया, या 53 में किया। तो जो आईएनसी है अपने पाठ्यक्रम में साइकेट्रिक नर्सिंग को जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कब शामिल किया, तो 1947 में शामिल किया। समझ गए, समझ सकते हैं, जिस वक्त जो है भारत आज़ाद हुआ। समझ गए। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, परसोना का अर्थ होता है, परसोना का क्या अर्थ होता है, वस्त्र, हथियार, मुखौटा, यंत्र। तो जो परसोना होता है, परसोना का अर्थ होता है आपका मुखौटा। ठीक है, समझ लीजिए, परसोना इज द मुखौटा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि भारत में पहले बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, मतलब कहाँ पे हुई। तो जो देखिए अपने को जो बीएससी नर्सिंग जो कॉलेज का स्थापना हुआ, वो अपने को जो इंडिया में हुआ, वो आपका दिल्ली में जो है सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई। समझने को ठीक है। चलिए आगे मैं देखते हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है देखने को कि विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब विड्रॉल सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं, मतलब जब कोई दारू अपना छोड़ता है या कोई अपना लत छोड़ता है किसी चीज़ का, तो उसको जो है विड्रॉल सिम्टम्स देखते हैं कि वो जब छोड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ जो है चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दारू का लत पकड़ा हुआ है, शराब का, जिसको वाइन बोलते हैं, और वो जब उसको छूटता है तो धीरे धीरे उससे उसको जो है प्रॉब्लम होता है, उससे सिम्टम्स दिखता है, तो वही जो है विड्रॉल सिम्टम्स होता है। और ये आपका सब्सटेंस एब्यूज होता है। समझ गए, एब्यूज मतलब होता है लत। समझ गए, कोई भी पदार्थ का लत में जो है विड्रॉल सिम्टम्स दिखता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है देखिएगा, मुक्ता, म्यूटिज्म का अर्थ है मुक्ता। मुक्ता का अर्थ क्या है कि कोई आदमी मुक हो गया है। मुक मतलब क्या कि आवाज़ नहीं निकलना, तो वही आपका म्यूटिज्म होता है। आवाज़ ना निकलना, नींद ना आना, भूख न लगना, सुनाई न देना। ठीक है, तो ये आपका आवाज़ न निकलना होता है म्यूटिज्म, मतलब मुक हो जाना। नहीं कहता कि ये आदमी मुक है, मतलब आवाज़ नहीं निकल रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखने को अपनों को सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण है, मतलब जो सिजोफ्रेनिया है, मानसिक विखंडता जो है, इसका नेगेटिव जो है सिम्टम्स क्या है, वाणी में विकृति, संप्रेषण की विकृति, प्रतिबोधन की विकृति, विचारों की विकृति। तो देखिए जो सिजोफ्रेनिया है इसका नकारात्मक लक्षण जो होता है, संप्रेषण की विकृति होता है, मतलब कम्युनिकेशन में जो है डिसऑर्डर होने लगता है। और यही जो है आपका नकारात्मक लक्षण होता है सिजोफ्रेनिया के, मतलब अपने जो बातों है, बात सही से नहीं कर पाएगा, किसी से लड़खड़ाहट आवाज़ निकलेगा, या जो है व्यक्ति जो है अपने बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थिति में बिहेवियर थेरेपी नहीं दी जाती है। ओसीडी, मैनिया, फोबिया, हिस्टीरिया, किस स्थिति में जो है बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया जाएगा। बिहेवियर मतलब व्यवहारिक चिकित्सा जो है नहीं दिया जाएगा। मैनिया मतलब क्या होता है, उन्माद। मेनिया मतलब क्या आता है, उन्माद। उन्माद में जो है व्यक्ति को बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया जाता है। उन्माद मतलब नामे है कि उन्माद, व्यक्ति जो है इसमें हिंसक प्रवृत्ति का रहता है। समझ गए, तो ये जो है यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया, बाकी ओसीडी में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मेनिया में नहीं दिया जाता है, फोबिया में दिया जाता है, हिस्टीरिया में दिया जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिजोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण क्या है। सिजोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स है, प्रतिबोधन की विकृतियाँ, ठीक है, उसके बाद है भावनाओं की विकृतियाँ, इच्छा शक्ति में विकृतियाँ, संप्रेषण की विकृतियाँ। तो संप्रेषण की विकृतियाँ तो अभी ऊपर देखें कि निगेटिव है। ठीक है, प्रतिबोधन की विकृतियाँ इज द राइट आंसर, और ये दिस इज द पॉजिटिव सिम्टम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखने को यहाँ पे
22 है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा है, मतलब जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो है आपका CMH कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा जो है आपका डे केयर केंद्र है, हाफवे होम्स है, D&D अस्पताल है, बिग एंड अस्पताल है, और उसके बाद है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आपका सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है। बिकंड अस्पताल है, हाफवे होम है, डे केयर सेंटर है, ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा, ये सभी जो है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा देता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रसरी को साफ समझने की दशा क्या कहलाती है, मैं बता चुका हूँ, भ्रांतियाँ एलुजन होता है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीका एक क्या है, तो पीका एक खान पान संबंधी क्या है प्रॉब्लम है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि जिसमें जो है व्यक्ति अपने नॉर्मल भोजन को नहीं करके वो अप्राकृतिक चीज़ों को खाने लगता है, जैसे चूना पत्थर मिट्टी ये सब को खाने लगता है, और यही जो है आपका पीका हो जाता है, जिसे खान पान संबंधी विकार कहते हैं, समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को है कि 25 नंबर्स का जो क्वेश्चन है, मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच के लिए सबसे उपयुक्त पहली क्या है। मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, मानसिक स्थिति से ग्रसित है, तो उसके मानसिक स्थिति के जांच के लिए जो है सबसे अच्छा जो पहलू है वो क्या है, यौन इतिहास, व्यापार, शिक्षा, रहन सहन एवं हाव भाव। तो सबसे जो आपका अच्छा जो पहलू है जांच के मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों का, वो है रहन सहन और हाव भाव। कोई भी व्यक्ति जो इसका दिमागी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, मानसिक ग्रसित है, तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मानसिक रोग के जो डॉक्टर होते हैं, जब कोई पेशेंट जाता है उनके पास तो सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उस काउंसलिंग में उसके मेंटल को एग्जामिनेशन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और वहाँ पे जो है रहन सहन हाव भाव को जो है देखा जाता है। तो ये जो है सबसे सिंपल और जो है सबसे उपयुक्त पहलू होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 26 देखिएगा, मेजर डिप्रेशन की दैहिक लक्षण क्या है। मतलब जो है मुख्य जो डिप्रेशन होता है अवसाद, इसका दैहिक लक्षण क्या है, भूख में कमी, विभ्रम, भ्रम में जो जड़ता और पाप। तो भूख में कमी जो है होता है, अगर किसी को मेजर डिप्रेशन होता है तो भूख में कमी ज़्यादा आता है, ये उसके शारीरिक लक्षण है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है साइजो सदृश विकार मुख्यतः किन में पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो साइजो सदृश विकार होता है यह एक प्रकार से क्या है, प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। साइजो सदृशी विकार यह मुख्यतः जो है पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चे में, सभी में, तो यह पुरुषों में होता है साइजो सदृश विकार, समझ गए। याद रखिएगा कि साइजो सदृश जो है पुरुषों में पाया जाता है, समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को कि स्यूडोडेमनेशिया से तात्पर्य है। स्यूडोडेमनेशिया से क्या तात्पर्य है, अनिर्णय की स्थिति, स्मृति के विकार, भूख तथा वजन में कमी, बेचैनी होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्मृति में विकार होना, मतलब जो मेमोरी है उसमें जो है डिसऑर्डर होगा, तो वो आपका स्यूडोडेमनेशिया होता है, समझ गए। क्या चीज़, स्यूडोडेमनेशिया, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ECT का प्रारंभ किस रोग के द्वारा। तो जो ECT होता है, ECT जो है ये प्रारंभ आपका सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ठीक है। तो ये जो है आपका ECT जो होता है सिजोफ्रेनिया से रोग से जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। आप लोग को मैं ECT पढ़ा चुका हूँ कि ECT जो होता है ये आपका क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया से प्रारंभ होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अबुलिया से क्या तात्पर्य है। देखिए अबुलिया से क्या तात्पर्य है, तो अबुलिया से तात्पर्य है स्मृति में विकार, अनिर्णय की स्थिति, भूख व वजन में कमी, धीमापन या उत्तेजना। तो देखिए जो अबुलिया होता है, अबुलिया जो होता है वो अनिर्णय की स्थिति होता है, ठीक है। निर्णय लेने में जो है समस्या होता है वो अनिर्णय की स्थिति होता है, और उसे जो है अबुलिया कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अवसाद के रोगों से जुड़ा सबसे अधिक उत्तरदायी हार्मोन है। देखिए डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ सबसे अधिक जो उत्तरदायी हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, कार्टिसोल, थायराइड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आपके डिप्रेशन से संबंधित है, सबसे उत्तरदायी है, समझ गए। कार्टिसोल, थायराइड और ईस्ट्रोजन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आपका, देखिएगा कि रोगी में अत्यंत यहाँ पे
आप लोग यहाँ पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है एक बार देख लीजिए कि रोगी में अत्यंत चिंताजनक व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भर के लक्षण प्रकट हो तो रोग क्या कहलाता है? मनोविदलता, स्थिर व्यामोह, मेलनाकोलिया, उत्साह, विषाद मनोविकृति। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति में चिंताजनक व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भर के लक्षण प्रकट होता है तो जो है स्थिर व्यामोह को जो है पीड़ित होता है। स्थिर मतलब क्या कि उसको जो है इतना न ज़्यादा समस्या हो गया है, मतलब इस टाइप से उससे लग रहा है कि अब उसे लगता है कि अब जो है ये मेरा जो समस्या है ये खुद पर आ चुका है, ये जो भी चीज़ें हैं हमको खुद से हैंडल कर रहा है, मतलब जो है अपने आप को स्थिर हो गया है उसका बीमारी और ये खुद पर आके टिक चुका है। वही जो है क्या है स्थिर व्यामोह, समझ गए, मतलब ये स्थिर हो गया है। तो एक कोई व्यक्ति को देखते हुए क्या व्याकुलता हो जाता है, अत्यधिक चिंता हो जाता है, आत्मनिर्भर अत्यधिक हो जाता है, तो ये आपका जो है क्या होता है स्थिर व्यामोह हो जाता है, मतलब खुद पर आके टिक जाता है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ईसीटी देने का बहुत वेरी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईसीटी देने का जो अवधि क्या होता है। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा 1.5 से 2 सेकेंड, 3 से 6 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड, 6 से 9 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है ईसीटी देने का वो आपका 1.5 से 2 सेकेंड जो है मात्र ईसीटी दिया जाता है। समझ सकते हैं ईसीटी का प्रभाव जो है कितना होता है कि 1.5 से 2 सेकेंड मात्र जो है दिया जाता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? पिकार्ड कहते हैं, एडीएचडी कहते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं, एनुरेसिस बोलते हैं। तो जो बच्चे कानून तोड़ते हैं उससे जो है क्या करते हैं, उससे जो है बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, समझ गए। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, जो बच्चे कानून तोड़ते हैं उन्हें जो है कानून के भाषा में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं, समझ गए। चलिए अपने को जो है 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाला रोग कौन सा है? सिजोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, डेमनेशिया, मेनिया और मेनिया। देखिए मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत मतलब मानसिक विकार के अंतर्गत जो है क्या होता है, वो आपका जो रोग आता है वो होता है आपका क्या चीज़, मेनिया होता है, समझ गए। याद रखिएगा जो कि मानसिक डिसऑर्डर है, समझ गए, मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। चलिए अब अपने आप को मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है जो कि ऊपर देख चुके हैं, सिजोफ्रेनिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस रोग का लक्षण विभ्रम का बौद्धिक ह्रास है? मतलब किस रोग में जो है विभ्रम में यानी बौद्धिक ह्रास होता है, किस रोग में, ठीक है। मेलनकोलिया में, स्थिर व्यामोह में, उन्माद विषादकारी मनोवृत्ति में, उसके बाद है मनोविदलता में। तो देखिए मनोविदलता में जो है क्या होता है आपका ये आपका बौद्धिक जो आपका मेंटल है, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इसका ह्रास होता है, लॉस होता है, समझ गए, मनोविदलता में। नेक्स्ट है आपका 36 मेजर डिप्रेशन के मनो विक्षिप्ति लक्षण है। मतलब जो मेजर डिप्रेशन है इसका मनो विक्षिप्तिक लक्षण क्या है? तो शरीर भार व शक्ति में कमी, भूख में कमी, जल्दी उठना, भ्रम व जड़ता। तो ये जो है भ्रम व जड़ता जो है आपका क्या होता है, मेजर डिप्रेशन के मनोविक्षिप्त मतलब मूड डिसऑर्डर का लक्षण है कि भ्रम व जड़ता, समझ गए। देखिए ये थोड़ा अगर आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि मेजर डिप्रेशन के जो है मनोविक्षिप्त यानी मूड डिसऑर्डर का लक्षण कौन सा है, सिम्टम्स कौन सा है? तो भ्रम, ठीक है ना, भ्रम, हेलुसिनेशन और जो है जड़ता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपने को 37 नंबर क्वेश्चन देखने को, गंभीर अवसाद का लक्षण है। मतलब जो है सीवियर डिप्रेशन का क्या लक्षण है? स्मृति में विकार, भूख तथा वजन में कमी, रुचियों में कमी, उपरोक्त सभी। तो अगर सीवियर डिप्रेशन होता है तो सभी जो है लक्षण दिखाई देगा। मेमोरी में भी लॉस होगा, रुचि में भी, इंटरेस्ट में भी कमी होगा और लैक ऑफ जो है एपेटाइट मतलब भूख में कमी आएगा, वजन में कमी होगा, समझ गए, सब चीज़ होगा, ठीक है। उन्माद है, मेनिया, मेनिया का लक्षण क्या होता है? मन स्थित, उदासीन, ध्यान केंद्रित न कर पाना, थकावट तथा निर्जलीकरण होना, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेनिया ही रोग है जिसमें जो है कभी खुशी कभी कम वाला जो है फीचर होता है। मतलब कभी जो है अत्यधिक आदमी खुश हो जाता है, कभी जो है आदमी जो है एकदम दुखी हो जाता है, कभी एकदम हिंसक हो जाता है। तो यही जो है आपका उन्माद होता है। तो इसमें जो है सभी होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इनमें से एक चेतना विकार नहीं है। इनमें से कौन एक चेतना विकार नहीं है? कन्फ्यूजन, डेलेरियम, कॉन्फेबुलेशन, स्टूपर। ठीक है, तो इसको बताना है कि इनमें से कौन सा एक चेतना विकार नहीं है, मतलब कॉन्शियस विकार नहीं है, कॉन्शियस डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो कन्फेबुलेशन जो है आपका क्या है? कॉन्शियस डिसऑर्डर नहीं है, चेतना विकार नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूलेशन समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ECT की शुरुआत की किसने किया? तो देखिए कार्लेटी एवं बिनी ने जो है आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ECT का जो है शुरुआत किया किसने? कार्लेटी एडम बिनी ने। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हिस्टीरिया रोग विशेषता किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है? ठीक है, देखिए प्रौढ़ हो या यौवन अवस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ अवस्था, किशोरावस्था और यौवन अवस्था। ठीक है, तो जो किशोरावस्था, टीनेजर और आपका जो यंग होता है, यौवन अवस्था होता है, इस समय जो आपका हिस्टीरिया जो है मुख्य रूप से जो है इस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, इंटेलिजेंस क्विटेंट की समान सीमा कितना है? देखिए इंटेलिजेंस जो क्यूटेंट होता है इसका समान सीमा 85 से 115 होता है। ठीक है, कितना होता है? 85 से 115 होता है समान नॉर्मल जो आपका सीमा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हृदय रोगों में सुरक्षित एंटी डिप्रेसेंट औषधि है, मतलब अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिप्रेशन के दवाइयाँ है जो कि सुरक्षित हो। समझ गए, इसीलिए उसे जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाई कहा गया है, जो डिप्रेशन में काम करे डिप्रेशन के लिए और वो हृदय रोगियों के लिए सुरक्षित भी हो। ठीक है, एमीप्राइमिन, नोट्रिप्टिलाइन, एमिट्रिपिटिलाइन। ठीक है, एमिट्रिपिटिलाइन। उसके बाद है ट्राजोडोन। समझ गए, ट्राजोडोन। तो ट्राजोडोन ऐसा दवाई है जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट को लेने से उसको हृदय को लिए सुरक्षित रहता है, ट्राजोडोन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? अनुवांशिक कारक, बिल्कुल सही है। भावनात्मक कारण, बिल्कुल सही है। मनोरंजन के साधनों में कमी, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सब ये भी सही है। तो सब सही है जिससे मानसिक रोग जो है प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिजोफ्रेनिया का सबसे पहले नाम देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? सिजोफ्रेनिया का सबसे पहले नाम देने वाला वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक का बेबिंस्की, पोलक, कालमैन, ब्लूलर। तो ब्लूलर ने जो है ब्लूइलर जो है सिजोफ्रेनिया के सबसे पहले नाम देने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है। समझ गए कौन? ब्लूलर। समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को 45 है, बुजुर्गों में होने वाला सबसे समान मनोरोग कौन सा है? मतलब बुजुर्गों में होने वाला सबसे नॉर्मल जो है मेंटल इल कौन सा है? समान मनोरोग मस्तिष्क संबंधित रोग है, साइकोटिक अवसाद है, रिएक्टिव अवसाद है, साइजोफ्रेनिया है, साइकोटिक अवसाद। ठीक है, तो जो साइकोटिक अवसाद डिप्रेशन होता है यह बुजुर्गों में होने वाला सबसे नॉर्मल मनोरोग है। कौन सा? साइकोटिक डिप्रेशन। ठीक है, अपने को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर, हार्मोन जो प्रसव के बाद होने वाले अवसाद के कारणों में सम्मिलित माने जाते हैं। तो देखिए वह हार्मोन कौन सा है जो प्रसव के बाद जो है, मतलब डिलीवरी के बाद अवसाद के कारणों में सम्मिलित माना जाए। मतलब अगर डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद तो जो है इसमें इस हार्मोन कौन से हार्मोन को जो है जिम्मेदार माना जाता है कि इस हार्मोन के कारण जो है प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद जो है अगर किसी को डिप्रेशन होता है और वहाँ पे अगर हार्मोन कारक होता है तो जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन को जो है क्या किया जाता है? जरूरी माना जाता है कि ये सब हार्मोन के कारण जो है हो सकता है कि जो है प्रसव के बाद जो है आपके किसी के अंदर जो है ये सब हार्मोन से जो है हो सकता है डिप्रेशन प्रसव के बाद। ठीक है, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। समझ गए। चिंता स्नायु विकृति का अर्थ क्या है? चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है? ठीक है, सदैव चिंतित रहना, उदासीन रहना, अत्यधिक उग्र रहना, अत्यधिक दुखी रहना। ठीक है, तो राइट आंसर ये वाला है, सदैव चिंतित रहना। चिंता मनोस्नायु विकृति। चिंता देखिए
चिंता तो है ही, समझ गए। मनोस्नायु, मनोस्नायु का मतलब होता है कि मन में आपका जो विकृति है जो स्नायु में, वो आपका चिंता के कारण है, तो सदैव चिंतित रहना इसका अर्थ होता है, समझ गए। चिंता मनोस्नायु विकृति का, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना कब की गई। जो मेंटल हेल्थ अधिनियम है, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है, इसका स्थापना कब किया गया, तो 1987 में आया, याद रखिएगा, ठीक है, 1987 में। चलिए नेक्स्ट 49 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी कार्य का क्रिया को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है। देखिए, किसी कार्य का क्रिया को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है, कंपल्सन, ऑब्सेशन, फोबिया, डिल्यूजन। तो देखिए, कंपल्सन होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपने को नहीं रोक पाता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी क्रिया को नहीं रोक पाता है, ठीक है, तो ये आपका होता है कंपल्सन, ओबेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, OCD, समझ गए, जिसको प्रेत बाधा भी बोलते हैं, जिसमें मरीज जो होता है उसका तरह तरह के जो है क्या होने लगता है, मरीज के भावना होने लगता है, विचार उत्पन्न होने लगता है, और उससे उसको जो है डर चिंता सताने लगता है, और यही जो है आपका क्या होता है, कंपल्सन होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। जब रोगी अपनी मानसिक अवस्था से अनभिज्ञ हो तो यह स्थिति क्या कहलाता है। जब व्यक्ति जो है अपने मानसिक अवस्था मतलब उसके मेंटल का क्या कंडीशन है उससे जो है अनभिज्ञ हो, ठीक है ना। कोई रोगी अगर मानसिक रोग से जो है ग्रसित है लेकिन उसको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है कि मेरा मेंटल जो है किस प्रकार से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मानसिक के तौर पे वो अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, उससे जो है वो परे है, उसको जो है अनभिज्ञ है, मतलब नहीं जान रहा है, तो उससे जो हम लोग लैक ऑफ इंसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक ऑफ इंसाइट, जो अपने मानसिक अवस्था को नहीं जान पा रहा हो उससे अनभिज्ञ हो, समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, ठीक है, कि टर्माइट का क्या अर्थ होता है। टर्माइट का क्या अर्थ होता है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हिस्टीरिया रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कम, समान, दोगुना, अधिक। तो देखिए जो हिस्टीरिया रोग होता है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कम होता है, ठीक है, यानी यह स्त्रियों में अधिक होता है हिस्टीरिया रोग, समझ गए। नेक्स्ट है कि एनल स्टेज की एज है, मतलब जो एनल स्टेज होता है इसका एज कितना होता है, 5 से 6, 1 से 3, 12 वर्ष से अधिक, ठीक है, 8 वर्ष, ठीक है, कितना होता है एनल स्टेज का एज, तो जो है राइट आंसर बी होगा, 1 से 3 वर्ष होता है एनल स्टेज, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। बॉम्बे के जे हॉस्पिटल में मनोरोग विज्ञान विभाग कब स्थापित किया गया। मतलब साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो है मुंबई के जे हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो है कब प्रारंभ किया गया, कब शुरू किया गया, तो 1956, 47, 42, 38। तो यह 1938 में शुरू किया गया, समझ गए। 1938 में जो है ये शुरू किया गया, क्या चीज़, जे हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड, समझ गए। चलिए याद रखिएगा जे हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, बॉम्बे मुंबई, ठीक है। 57 नंबर है ट्राइसोमी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ट्राइसोमी 23, 26, 21, 22 कितना होता है, ट्राइसोमी में जो गुणसूत्र की संख्या होता है कितना होता है, 21 होता है, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 21 होता है ट्राइसोमी में, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान की इकाई है। मनोविज्ञान जो है किसका इकाई है, समाज का, परिवार का, व्यक्ति का, समूह का। तो जो साइकोलॉजी है यह व्यक्तियों का एक जो है इकाई होता है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान है व्यक्तियों के व्यवहार और आचरण और इसके मानसिक स्थिति के बारे में विचार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो यह व्यक्तियों का इकाई है साइकोलॉजी, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग का नाम बताइए। आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन अच्छा है कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग का नाम बताइए। तो जो पहली ट्रैंक्विलाइजर जो दवा था वो क्लोरोप्रोमाइजिन, बेंजोडाइजिपिन, फिनोथाइजिन, थायोराइडाइजिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर ही होगा क्लोरोप्रोमाजिन। क्लोरोप्रोमाजिन जो है आपका राइट आंसर है, और यह पहली जो है ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग डैश डैश है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरोप्रोमाजिन, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजिन, याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि एहेडोनिया
देखिए एहेडोनिया, एहेडोनिया जो होता है क्या तात्पर्य है, रुचियों में कमी, स्मृति के विकार, ठीक है, धीमापन और निर्णय की स्थिति, ठीक है। तो देखिए जो एहेडोनिया होता है, तो आपका जो एहेडोनिया होता है यह इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब रुचियों में कमी आता है, इसी को एहेडोनिया बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि एहेडोनिया का क्या तात्पर्य है, डैश डैश, तो रुचियों की कमी, लेक ऑफ इंटरेस्ट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि सिजोफ्रेनिया में उपयोग हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। देखिए सिजोफ्रेनिया मतलब विखंडित जो मानसिकता के जो लोग होते हैं जिसमें सिजोफ्रेनिया होता है, तो उपयोग हेतु जो ड्रग का चॉइस कौन सा होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है उपयोग में, क्लोरोप्रोमाजिन, पीमोजाइड, रिस्पाइरिन और हेल्पोपेरिडोल। क्या होता है आपका, ये होता है क्लोरोप्रोमाजाइन, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन होता है। और यह प्रथम क्या है, इंक्यूलाइजर, समझ गए, इंक्यूलाइजर ड्रग होता है, समझ गए, ट्रैंक्यूलाइजर याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ऊपर यही ना देखें क्लोरोप्रोमोजाइन, क्लोरोप्रोमोजाइन जो कि पहली ट्रैंक्यूलाइजर ड्रग है, समझ गए। चलिए और यह जो है सिजोफ्रेनिया में उपयोग हेतु जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोप्रोमाजाइन ही होता है, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन याद रखिएगा, ठीक है, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज स्थापित है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निहाम्स, जो आपका निहाम्स होता है यह कहाँ स्थित है, तो ये जो आपका निहाम्स है, ये आपका जो निहाम्स है ये कहाँ स्थित है, रांची, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर। तो ये जो है लखनऊ बेंगलोर में स्थित है निहाम्स जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है, ये जो है बेंगलोर में स्थित है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया, हिस्टीरिया का जो है सबसे मुख्य जो है चिन्ह लक्षण क्या होता है, तो ये नामक पुस्तक में किस रोग का जिक्र किया गया, ठीक है। तो द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया एक पुस्तक का भी नाम है, द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया यह क्या है, एक पुस्तक का भी नाम है, ठीक है। हिस्टीरिया के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए जो हिस्टीरिया द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया जो नामक पुस्तक है, इसमें किस रोग का जिक्र किया गया है, सिजोफ्रेनिया का, हिस्टीरिया का, न्यूरोसैथेनिया का, डिप्रेशन का। तो नाम से स्पष्ट है हिस्टीरिया है, तो हिस्टीरिया का ही इसमें जिक्र होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है, कलकत्ता के कार्मिकल हॉस्पिटल को अब किस नाम से जाना जाता है। देखिए कोलकाता के जो कार्मिकल जो हॉस्पिटल है इसको किस नाम से जाना जाता है, आरजी कर हॉस्पिटल, आरके हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, सेंट थॉमस हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरजी कर हॉस्पिटल। आरजी कर हॉस्पिटल को कार्मिकल हॉस्पिटल के नाम से आरजी कर हॉस्पिटल को जाना जाता है। जेजे हॉस्पिटल कहाँ है, इसमें जो मनोरोग विभाग कब शुरू किया गया, मनोरोग विज्ञान 1938 में, एक कहाँ है, मुंबई में है, समझ गए। और कार्मिकल हॉस्पिटल के जगह पर किस नाम को से जाना जाता है, तो आरजी कर हॉस्पिटल को, जो कि कोलकाता में है, समझ गए। चलिए देखिए ये सब याद करना पड़ेगा, मान गए अब जो आपसे फिलअप में पूछ देगा, तो फिलअप में पूछ देगा तो आप जो है बताने में सकपका जाइएगा। आपसे पूछ देगा कि आरजी कर हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो बताना पड़ेगा कि भाई कोलकाता में है, जो कि कार्मिकल हॉस्पिटल के जगह पर इसका नाम रखा गया। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। बाकी देखिए यहाँ पे किस उम्र में एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए, 1 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। तो दोस्तों 1 वर्ष की उम्र में जो है एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए, समझ गए, मतलब जो बीमार पागलपन बच्चा हो, समझ गए। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में सर्वाधिक प्रचलित रोग निरोधक औषधि है, समझ गए, मतलब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा जो है दवाइयाँ हैं, समझ गए, सोडियम वैल्प्रोएट, समझ गए, इमिप्रामाइन, समझ गए, लिथियम है, रिप्यूटेक है। तो देखिए जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है इसमें सबसे प्रचलित दवाइयाँ लिथियम होता है, समझ गए, मूड डिसऑर्डर में, समझ गए, याद रखिएगा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है F20 और F29 समूह के अंतर्गत मनोरोग आते हैं।
मंदबुद्धि, व्यक्ति एवं व्यवहार के रोग, अवर्गीकृत मानसिक रोग, साइजोफ्रेनिया। तो देखिए जो आपका F20 चैप्टर है और F29 इस समूह के जो रोग होते हैं ये कौन सा होता है, साइजोफ्रेनिया वाला होता है, समझ गए। इसको जो है F20 और F29 में जो है साइजोफ्रेनिया को रखा गया है इस समूह में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि बेंगलोर मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना हुई, मतलब बेंगलोर में जो मेंटल हॉस्पिटल है इसकी स्थापना कब हुई, 1950 में, 1850, 1870, 1873, 1812, ठीक, 1912। तो देखिए जो मेंटल हॉस्पिटल का बेंगलोर में स्थापना हुआ 1873 में हुआ, बहुत ही पुराना है बेंगलोर का मेंटल हॉस्पिटल जो कि 1873 में स्थापित हुआ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखने का है कि F30 F39 समूह के अंतर्गत मनोरोग आते हैं, मतलब F30 और F39 के अंतर्गत कौन सा आता है, तो एफेक्ट डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड सिजोफ्रेनिया, साइकोटिक सबस्टांस। तो जो आपका एफेक्ट डिसऑर्डर होता है, यह एफेक्ट डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर का जो कारक होता है वो आपका F30 से F39 के अंतर्गत आता है, जबकि सिजोफ्रेनिया किस में आता है, F20 से F29 तक में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका यहाँ पे है क्लोरोप्रोमाजाइन ड्रग ग्रुप है। क्लोरोप्रोमाजाइन ड्रग ग्रुप किसका है, एंटी साइकोटिक ग्रुप, एंटी मैनिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सिव और एंटी साइकोटिक इज द राइट आंसर। यह क्या करता है आपका कि एंटी साइकोटिक ग्रुप का ड्रग है क्लोरोप्रोमाजाइन। क्लोरोप्रोमाजाइन यह सबसे क्या है, प्रचलित दवा है मेंटल डिसऑर्डर का, समझ गए। और ये जो है आपका क्या होता है, यह ड्रग जो है एंटी साइकोटिक ग्रुप का होता है, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन। नेक्स्ट है कि रक्त संचरण में मिलाए गए रासायनिक तत्व शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचते हैं, ठीक है। रक्त संचरण में मिलाए गए जो भी रासायनिक तत्व होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो भी केमिकल एलिमेंट मिलाते हैं उसको संपूर्ण शरीर में पहुंचने में 15 सेकेंड का समय लगता है। 15 सेकेंड में संपूर्ण शरीर में जो है आपके ब्लड में जो भी केमिकल मिला है वो पहुंच जाता है, समझ गए, जैसे इंजेक्शन वगैरह। अकेले आइसोलेटेड जीवन जीने की दशा को कहते हैं, समझ गए। आइसोलेशन अकेले मतलब आइसोलेटेड जीवन जीने की दशा को क्या कहते हैं, अवेशन, एंजाइटी, एग्रेशन, विड्रॉल। तो दोस्तों जो विड्रॉल होता है, लोग जो है क्या करते हैं इसमें अकेलापन महसूस करते हैं, सब चीज़ से जो है क्या करते हैं, विड्रॉल हो जाता है, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भागते हैं, अकेला रहना और खुश रहना पसंद करते हैं, यही विड्रॉल होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, वृद्धावस्था मनोभ्रंश ओल्ड एज डेमनेशिया का लक्षण है, मतलब अगर वृद्ध व्यक्ति में अगर डेमनेशिया होता है, मनोभ्रंश होता है, तो क्या लक्षण दिखता है, व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, वह हाल की बातों को भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो जो भी व्यक्ति होता है, जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसमें मनोभ्रंश होता है, क्योंकि वो अपने हाल के बातों को भूल जाता है, मतलब कुछ समय पहले की बातों को वह भूल जाता है, यही ओल्ड एज डेमनेशिया होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑटिज्म रोग का निदान किया जा सकता है जन्म के तुरंत बाद, 1 से 3 माह की आयु में, 6 माह की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। तो ऑटिज्म का इलाज जो है किस किया जा सकता है, 2 वर्ष की आयु में किया जा सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑटिज्म कहा जाए तो मंदबुद्धि, ठीक है। उसके बाद है 75 है, अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग है, समझ गए। अंतःस्रावी जो रोग है, अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग कौन सा है, ग्रेवी रोग, प्लूमन रोग, एडिसन रोग। तो इनमें से सभी रोग जो है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग है, चाहे वो ग्रेवी रोग हो, चाहे प्लूमर रोग हो या एडिसन रोग हो, तीनों रोग आपके जो है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखने का, मैकबेगल के अनुसार सबसे जटिल संवेग है, जो मैकबेगल था इनके अनुसार सबसे जो है कॉम्प्लिकेशन संवेग कौन सा है, तो घृणा, भय, शोक। तो घृणा जो है, हेजिटेशन जो है क्या होता है आपका, ये सबसे जो है आपका जटिल संवेग होता है घृणा, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में अरुचि होना तथा उन्हें मुंह मोड़ लेना क्या कहलाता है? तो देखिए एनहेडोनिया कहलाता है। एनहेडोनिया मतलब क्या होता है? अरुचि, ठीक है। और ये अरुचि ही जो है आपका एनहेडोनिया होता है, समझने आने का। चलिए ओके। नेक्स्ट है आपका 78, किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक गतियों को बार बार अनैच्छिक रूप से दोहराना क्या कहलाता है? देखिए किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक गतियों को बार बार अनैच्छिक रूप से दोहराना मतलब क्या समझे कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो अब उसका शरीर जो है किसी मूवमेंट में है, बट उसके ही मूवमेंट को देखकर अपने भी शरीर का जो है अनैच्छिक रूप से जो है मूवमेंट करने लगते हैं, तो ये जो होता है इकोप्रेक्सिया होता है। इकोप्रेक्सिया मतलब दूसरे को देखकर वैसा ही मूवमेंट करने लगना जो बिना किसी इच्छा के हो, वो आपका होता है क्या चीज़? वो आपका हो जाता है इकोप्रेक्सिया। समझ गए? इकोप्रेक्सिया याद रखिएगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखने का यहाँ पे कि रोगी जो लिथियम दवा ले रहा है उसका सीरम लिथियम स्तर होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति अगर लिथियम दवाई लेता है तो उसका जो है सीरम लेवल जो है, सीरम में लिथियम का लेवल कितना होना चाहिए? तो जो है सीरम में उसका 0.5 से 1.5 m इक्विवेलेंट प्रति लीटर होना चाहिए, समझ गए। देख लीजिए 0.5 से 1.5 यानी समझिए 5 से 15, ठीक है। और इसके आगे भी 0 और यहाँ भी 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना जो है आपका लिथियम का मात्रा होना चाहिए सीरम में, जब जो है दवाइयाँ अगर लिथियम ले रहे हैं तब, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान न हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए जब रोगी को अपने मानसिक बीमारी के बारे में कुछ ज्ञान न हो कि हमें मेंटल डिसऑर्डर है या मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसे लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं। अंतर्दृष्टि का अभाव मतलब उसके खुद में जो है नॉलेज का, ज्ञान का अभाव है, समझ गए। नेक्स्ट है, नशीले पदार्थों को छोड़ देने पर मरीजों में पाए जाने वाले लक्षण है क्या चीज़? व्यक्तित्व विकार है, यौन विकार है, स्नायु विकार है, मादक द्रव्यों का सेवन, सबस्टांस एब्यूज, समझ गए। तो मादक द्रव्यों का सेवन, नशीले पदार्थों का छोड़ देने पर मरीज में जो पाए जाने वाला जो लक्षण होता है वो होता है मादक द्रव्यों का सेवन मतलब सबस्टांस एब्यूज, समझ गए। ये आपका होता है नशीले दवाएं छोड़ने के बाद, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बात को दोहराना क्या कहलाता है? एस्पेक्सिया, इकोलिया कहलाता है, इकोलेलिया कहलाता, क्या कहता है? इकोलेलिया कहलाता है कि बात को दोहराने को जो है इकोलेलिया कहते हैं, समझ गए। कार्बामा जेपिन औषधि उदाहरण है किसका? तो ये है जो एंटी कन्वल्सिव्स का जो है एंटी कन्वल्सिव्स का जो है क्या है? उदाहरण है कार्बामाजेपिन, समझ गए। कार्बामाजेपिन जो है आपका ये एंटी कन्वल्सिव का एक उदाहरण है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, कार्बामाजेपिन ये जो है एंटी कन्वल्सिव का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, यादाश्त के खोने को हम लोग एमनेसिया कहते हैं। एमनेसिया जो है वो होता है यादाश्त को, मेमोरी को लॉस होना, ठीक है। नेक्स्ट है 85, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर विकार है किसका? मन का, ब्रेन का, स्पाइन का, हार्ट का। तो हार्ट तो होगा नहीं, स्पाइन होगा नहीं, ठीक है। मस्तिष्क ही होगा, माइंड होगा नहीं, ठीक है। तो मस्तिष्क इज द राइट आंसर। सिजोफ्रेनिया एक मस्तिष्क का गंभीर रोग है, ओके। एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है कि खान पान से संबंधित विकार होने लगता है, समझ गए। मतलब जो है व्यक्ति खाना पीना जो है उसको रुचि नहीं लगेगा, छोड़ देगा, तो जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, समझ गए। ये मेंटल प्रॉब्लम वाले व्यक्ति में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं? तो ऊंचाई से डर लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? एग्रोफोबिया मतलब भीड़ से डर, ऊंचाई से डर मतलब हाइड्रोफोबिया जल से डर, जूफोबिया मतलब जानवरों से डर, ठीक है। तो एक्रोफोबिया इज द राइट आंसर। ऊंचाई से डर मतलब एक्रोफोबिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर है कि उन्माद के लिए औषधि का चुनाव डैश है, ठीक है। उन्माद के लिए मतलब मेनिया के लिए जो है औषधि का चुनाव कौन सा है? तो लिथियम जो होता है मेनिया रोग में दिया जा सकता है, यानी उन्माद वाले पेशेंट को लिथियम दिया जा सकता है, समझ गए। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है, समझ गए। प्रोत्साहन के बिना
हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है माया, हेलुसिनेशन कहलाता है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, जिसको हम लोग विभ्रम भी बोलते हैं। एक होता है भ्रम और एक होता है भ्रांतियाँ। तो हेलुसिनेशन एक प्रकार का क्या होता है आपका, यह जो है आपका माया होता है। समझ गए, क्या होता है, माया होता है, जिसमें प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि दौरा मरीज रोग निम्नलिखित में से किस हालत में देखा जाता है। एलिप्स में, बिल्कुल सही बात है, एलिप्स में जो है दौरा पड़ता है ब्रेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि विखंडितता एक विकार है बोध का, भावना का, सोच का, व्यवहार का। तो जो है ये सोच का है, थिंकिंग का है। इसमें विखंड जो है अलग अलग प्रकार के दिमाग में सोच आते रहता है, वही विखंडता सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है। ओके इमीप्राइमिन, समझ गए, इमीप्राइमिन डैश रूप में प्रयोग किया जाता है। इमीप्राइमिन जो है एंटी एनेमिक, ठीक है, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक। तो एंटी डिप्रेसेंट के रूप में जो है इमीप्राइमिन के प्रयोग किया जाता है। समझ गए, इमीप्राइमिन का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट में किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट में जो है आपका इमीप्राइमिन का उपयोग किया जाता है। ओके याद रखिएगा इमीप्राइमिन। अब मानिए आपसे जो है सब्जेक्टिव में पूछ दे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाई का उदाहरण लिखिए, तो उसमें से इमीप्राइमिन तो एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, बहुत खूबसूरत है कि मांसपेशियों को आराम हेतु संशोधित ईसीटी में इस्तेमाल किया जाने वाला पेशी थिकलक होता है। देखिए ईसीटी मैंने कल ही पढ़ाया था, जिसमें हम लोग बताए थे सस्सेलाइन कोलोलाइन को जो है मांसपेशियों को आराम देने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, रेस्ट के लिए, ठीक, जिससे शिथिलता जो है क्या हो, पेशी शिथिलक होता है, वो आपका सस्सिनाइल कोलोनाइल होता है। समझ गए। चलिए 93 समझ गए। ओके नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना है 94 नंबर प्रश्न है कि डैश विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच अपनी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है। मतलब सहानुभूति, तालमेल, ईमानदारी, सहानुभूति। राइट आंसर क्या है, देखिए जो सहानुभूति होता है, ये सहानुभूति जो है आपका तालमेल विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच अपनी सहानुभूति और समझ का रिश्ता होता है। समझ गए ना। तो रैपट मतलब तालमेल बनाकर रखना बहुत ही जरूरी होता है। समझ गए। ओके 95 प्रश्न है, मानसिक विकारों के ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार खंडित मानसिकता के श्रेणी कोड है। खंडित मानसिकता के श्रेणी कोड कितना है, तो F20। अभी ऊपर हम लोग देखें F20 से F29 तक इसको रखा जाता है सिजोफ्रेनिया का। तो मानसिक विखंडता वही ना होता है, खंडता, खंडित मानसिकता सिजोफ्रेनिया ही होता है। इसलिए जो है ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार F20 जो है खंडित मानसिकता के श्रेणी में आपको आता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि क्लोरोमाजाइन क्लोरोप्रोरो, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन जो है एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन। ओके नेक्स्ट है 97, दूसरों के भाषण की बारंबार नकल करना संदर्भित करता है इकोलेलिया से। मतलब किसी के चीज़ों को, किसी के मूवमेंट को, किसी के चीज़ों को नकल करते हैं, बातों को, तो वो जो है आपका होता है इकोलेलिया। ठीक है, तो ये जो है आपका होता है। समझ गए। ओके नेक्स्ट है 98 नंबर, अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना क्या कहा जाता है। दिन के समय अगर अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना क्या कहा जाता है, तो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेब्नोलेंस बोलते हैं, तनंद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनंद्रा बोलते हैं, जिसमें दिन के समय अत्यधिक नींद में लोग रहता है, उसे तनंद्रा बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखिएगा कि ECT का आम दुष्प्रभाव क्या है, अस्थिभंग है। ओके चलिए, तो ये ECT का आम दुष्प्रभाव है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि एक व्यक्ति उन्मत्त रोगी एक्यूट मेनिया पेशेंट डैश के लिए पहली व्यक्ति एजेंट है। मतलब जो एक्यूट मेनिया वाला जो पेशेंट होगा और जिसको एक्यूट होगा, मतलब अचानक या जल्दी वाला होगा, तो ये जो है उसके लिए जो पहली पंक्ति एजेंट होता है वो आपका लिथियम ही होता है। मेनिया वाले पेशेंट का जो प्रथम दवाई होता है और बेसिक दवाई होता है वो लिथियम ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा उन्माद एक लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है उन्माद का एक लक्षण जो है नहीं है। ठीक है, आत्महत्या के विचार, विचारों के मूड, उड़ान उत्तेजित, सक्रियता। ठीक है, तो जो है आत्महत्या के विचार जो है आपके उन्माद वाले पेशेंट का लक्षण नहीं देखने को मिलता है। बाकी विचारों के मूड मतलब जो है मूड में अलग अलग प्रकार के विचार आ सकता है। उड़ान में उत्तेजित मतलब मन जो है बहुत ज़्यादा चंचलित हो सकता है। अति सक्रियता हो सकता है। तो ये सब जो है उन्माद में हो सकता है, बट आत्महत्या के विचार उन्माद में नहीं आता। डिप्रेशन में आ सकता है, सिजोफ्रेनिया में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 102 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए कि परिवेश थेरेपी भी कहा जाता है। परिवेश थेरेपी का मतलब है कि इसे कौन सा थेरेपी कहा जाता है, तो थेरेपेटिक कम्युनिटी, मतलब इसे जो है थेरेपेटिक कम्युनिटीज भी कहते हैं, चिकित्सीय समुदाय भी कहते हैं किसे, परिवेश थेरेपी को। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ तक। 102 नंबर प्रश्न को समझ लिए कि परिवेश थेरेपी को जो है हम लोग चिकित्सीय समुदाय भी कहते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिटीज भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 2 प्रश्न और रह चुका है यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्पीड़न के भ्रम, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन। समझ गए, उत्पीड़न के भ्रम में देखा जाता है पैरानोइड, कैटानोइक, रेसिड्यूरल और हाइपोफ्रेनिक। समझ गए, तो पैरानोइड जो चीज़ें होता है वो आपका उत्पीड़न के भ्रम में दिखा जाता है। समझ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आज का। क्या है, एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं में कामोत्तेजना की स्थिति है। समझ गए, एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति है। क्या चीज़ है, बायोरिज्म। अगर कोई व्यक्ति समझिए, कोई व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर जग रहा है, कामो उत्तेजना अपने चरम पर है और ऐसा चरम पर है जो किसी निर्जीव वस्तुओं से, किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए हो, तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, बायोरिज्म बोलते हैं। समझ गए, बायोरिज्म होता है जो एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति, मतलब निर्जीव वस्तुओं से भी वो जो है अपना काम वासना जो है मिटाना चाहता है, वो तेज हो जाता है, तो उसे बायोरिज्म कहते हैं। समझ गए।